गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सब काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं फ्रॉम द स्क्रैच टिल द एंड आपका लाइफ प्रोसेस का चैप्टर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स। क्योंकि भाई ये पूरा एंटायर चैप्टर अकेले 30 में से 9 से 12 मार्क्स ना, मतलब एवरेज अगर मैं बात करूं तो 9 से 12 मार्क्स आपका ये सिर्फ एक ये सिंगल चैप्टर आपका लेता है। तो इसीलिए आपको ये एक चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी लेंथी चैप्टर है इजी। तो मेक श्योर जरूर करना कि इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे वन शॉट को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देख रहे हो। भैया आप ही का भला होने वाला है, हम तो पास हो ही चुके हैं। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम एंड हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। भाई ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसीलिए पूछा है क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब भाई लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेस आपके वो ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो आपको अपना लाइफ मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं, मतलब आपको ऑल टोटल मिलाकर के जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं। ये सारे वो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो अब आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या वो दोनों ये लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं? कॉमन सी बात है, नहीं। क्योंकि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही आपका ये सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करेंगे क्योंकि उनको अपनी लाइफ को मेंटेन करना पड़ता है। वही अगर मैं बात करूं आपके ये रिमोट की, इसको कहूं मैं तू लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर, तो क्या ये परफॉर्म कर पाएगा? ना ये न्यूट्रिशन कर पाएगा, ना ये किसी तरीके की ग्रोथ कर पाएगा, ना ही ये रिप्रोडक्शन करके अपने जैसा रिमोट बना लेगा। ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है इसके साथ। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सारे लाइफ प्रोसेसेस नहीं परफॉर्म करते। और अगर मैं बात करूं इन्हीं लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन की, तो लाइफ प्रोसेस आर द टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस व्हिच आर एसेंशियल टू मेंटेन आवर लिविंग, टू मेंटेन आवर लाइफ ऑन द अर्थ। जिसमें आपका क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका मूवमेंट इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि भैया एक जगह बैठ करके तो आप सारे काम नहीं कर सकते हो। आपको खाना लेने जाने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना मार्केट से खरीदने के लिए, हर एक चीज के लिए क्या मूवमेंट परफॉर्म करनी पड़ेगी। दूसरा रेस्पिरेशन। भाई आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद उस खाने को पचाना नहीं होता है। खाना खाने के बाद उस खाने को ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोज नहीं बनाना होता है, एनर्जी नहीं बनानी होती है। वो कहां से बनेंगे? लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू ही बनते हैं। सेंसिटिविटी, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्टिमुलस जो आसपास प्रेजेंट होते हैं उसको सेंस कर सकते हो कि मुझे किसी ने पीछे से टपली मारी या मुझे किसी ने पीछे से बुलाया, तो यू कैन सेंस दैट। वो सेंसिटिविटी होती है। और अगर आपके अंदर ये सेंसिटिविटी नहीं है तो क्या आप पहचान पाओगे? अभी जो मैं आपको चीजें पढ़ा रही हूँ आप वो भी नहीं पढ़ पाओगे कि भाई ऐसा क्या चल रहा है हमारे सराउंडिंग में। न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सब क्या हो जाते हैं? आपके लाइफ प्रोसेस हो जाते हैं। एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। देखो भाई रिप्रोडक्शन जो होता है इट इज नॉट नेसेसरी एट द इंडिविजुअल लेवल। मतलब अगर मैं सिंगल पर्सन की बात करूंगी तो बिना रिप्रोडक्शन के भी वो इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर हमें अपने स्पीशीज को कंटिन्यू कराना है तो रिप्रोडक्शन जरूरी हो जाता है। तो एक तरीके से रिप्रोडक्शन जो होता है इट इज नॉट अ काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड करते हैं। तो भैया क्या क्या आ जाते हैं आपके? न्यूट्रिशन आ जाता है। क्यों भैया? खाना खाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रोथ करनी है, अपना मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना है, मूवमेंट करना है, सारे टास्क डे टू डे वाले परफॉर्म करने। वो कैसे परफॉर्म होंगे? जब आप न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में लोगे। अब भाई न्यूट्रिशन ले लिया, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना भी तो जरूरी हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी ऐसी डिजाइंड है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड को यूटिलाइज नहीं कर सकती है। उसे उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करना नेसेसरी हो जाता है, जिसको वो नेक्स्ट प्रोसेस में कन्वर्ट करती है आपके एनर्जी में। दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो मतलब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आपका हर एक लाइफ प्रोसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि जब तक आप न्यूट्रिशन नहीं लोगे तब तक खाना किस चीज का डाइजेस्ट हो रहा है? खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी रेस्पिरेशन करके एनर्जी नहीं बना पाएगी। एनर्जी को आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाना भी तो जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है या सिर्फ एक सेल में बन रही है तो बाकी सारे सेल को भी, तो बाकी सारे ऑर्गन्स की भी तो उनको जरूरत पड़ेगी। तो डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, या जो भी न्यूट्रिशन हमने गेन किया है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करवाने की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट भैया, अब आप लोग आर्ट एंड क्राफ्ट करते हो,
स्कूल में भी या इवन अपने घर में भी तो कचरा निकलता है, जिस कचरे को देख करके मम्मी कहती है कि अगर तूने ये कचरा नहीं समेटा तो मैं तुझे समेट करके बाहर निकाल दूंगी, ऐसा कह सकती है ना मम्मी। तो वैसे ही अगर हमारी बॉडी में जो सारे मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो आपका वेस्ट मटीरियल भी जनरेट हो रहा है। उस वेस्ट मटीरियल को अगर हम अपनी बॉडी में से एक्सक्रीट नहीं करेंगे तो इट गोना बी लीड्स टू द टॉक्सिक रिएक्शंस। मतलब ये जो एक्सक्रीटरी मटीरियल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो हमारी बॉडी के लिए नीड नहीं होता, जरूरी नहीं होता, उसे हम अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। तो इसीलिए हमें एक्सक्रीशन परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। तो यहां से एक कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का कि डू यू थिंक ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर? तो यस, दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो उसका आंसर मैंने अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको कहीं से भी ऐसा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिशन का जो है वो डाइजेशन में पूछ लिया, डाइजेशन का वो तुमसे रेस्पिरेशन में पूछ रहा है, रेस्पिरेशन का वो तुमसे ट्रांसपोर्टेशन में पूछ रहा है। तो एवरी प्रोसेस इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो भाई लाइफ प्रोसेसेस में कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कौन कौन सी देखने के लिए मिलती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं लाइफ प्रोसेसेस की? अभी मैंने बताई भाई, मूवमेंट करते हो आप लोग, रेस्पिरेशन करते हो, जिससे आपकी बॉडी क्या जनरेट करती है? एनर्जी जनरेट करती है। सेंसिटिविटी, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हो। आपकी बॉडी ग्रोथ करती है, आपकी बॉडी रिप्रोडक्शन करती है। रिप्रोडक्शन हम लाइफ प्रोसेस में नहीं कंसिडर करते हैं, बट हाँ ये एसेंशियल माना जाता है, बट एट द स्पीशीज लेवल। और एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करते हो। इसमें आपके क्या मिसिंग है? ट्रांसपोर्टेशन मिसिंग है आप लोगों का, कि भैया ट्रांसपोर्टेशन भी तो करना होता है, और क्या करना होता है? डाइजेशन भी तो करना होता है। भाई न्यूट्रिशन ले लिया आपका तो डाइजेस्ट नहीं करोगे उसको। तो मेनली आपके कितने लाइफ प्रोसेसेस हो गए? 5 हो गए, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूट्रिशन पार्ट, कि आपने खाना खाया, ठीक है। न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं? ताकि हमारी बॉडी क्या कर सके? प्रॉपर अपनी ग्रोथ परफॉर्म कर सके। दूसरा क्या होता है? डाइजेशन होता है, कि खाना भैया ठीक से डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में। तीसरा क्या होता है? हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करती है सिंपल फूड में, ताकि उस सिंपल फूड से वो क्या बना सके? एनर्जी की फॉर्मेशन कर सके बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये आपका थर्ड प्रोसेस हो गया। अब भाई एनर्जी बन गई है, न्यूट्रिशन मिल गया है, वो सारे मिनरल्स, विटामिन्स और सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स को कहाँ हमें क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू, जिसमें आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स और फलाना ढिमकाना सब कुछ आता है। एंड लास्ट में जो आप वेस्ट मटीरियल जनरेट करते हो, नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको हमें एक्सक्रीट करना भी जरूरी बन जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो ये 5 प्रोसेसेस आज हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब आप लोग को ओवरव्यू और जिस्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, जिसका इतना बड़ा चैप्टर है आपका। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन। अब भाई हम न्यूट्रिशन लेते क्यों हैं एंड व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स में आपकी बॉडी क्या क्या लेती है? देखो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से आते हैं? एक आपके कार्बोहाइड्रेट आते हैं, जिसको शॉर्ट में मैं कार्ब्स लिख रही हूँ। फैट आता है, प्रोटीन्स आते हैं आपके, और क्या आता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं। क्या आते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं। तो अब अगर मैं इन सारे न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो देखो आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्ब्स जिसको मैंने लिखा है, दैट इज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। मतलब अगर आप खाने में कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी देखने के लिए मिलेगी। आप डे टू डे अपने काम के लिए एनर्जी नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे हमें ये वाला न्यूट्रिएंट लेना बहुत कंपल्सरी हो जाता है। बट फैट भी आपका कहीं ना कहीं एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन इन स्पेसिफाइड अमाउंट। हमारी बॉडी को फैट्स जो होते हैं स्पेसिफाइड अमाउंट में चाहिए होते हैं, दैट टू विल द हेल्दी फैट। ये नहीं कि आप चिप्स, पकौड़े, सब तली हुई चीजें खा रहे हो, फ्राइड फ्रूट्स खा रहे हो, उसका जो फैट होता है दैट इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी। हम नेचुरल फैट की बात कर रहे हैं, जो नेचुरली आपके अच्छे खाने में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सीड्स वगैरह हो गए, नट्स वगैरह हो गए, जिसमें नेचुरल फैट्स प्रेजेंट होते हैं और विच इज हेल्दी फॉर योर बॉडी। उसके बाद प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स आपकी बॉडी को बिल्ड करने में, आपकी मसल्स को, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में, आपकी बॉडी बिल्डिंग में, आपके जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो जिम जाने वाले लोग होते हैं, वो क्या चिल्लाते रहते हैं कि हमें प्रोटीन लेना है डाइट में, प्रोटीन लेना है डाइट में, प्रोटीन लेना है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन डाइट एक तो उनकी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, और दूसरी चीज ये कि उनकी बॉडी में अननेसेसरी फैट को डिपॉजिट नहीं होने देती है। तो ये प्रोटीन क्या हो जाते हैं? आपकी मसल बिल्डअप करने के लिए, आपकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए जरूरी हो जाते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स जो
होते हैं दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बट ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके लिए क्या हो गए, जरूरी हो गए। और जब जो हम खाना खाते हैं उनमें ये जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, कि बाय विच प्रोसेस वी आर गेनिंग दीज न्यूट्रिएंट्स, दैट प्रोसेस और दैट मोड इज नोन एज न्यूट्रिशन। आई होप अब आपको न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स के बीच का डिफरेंस पता होगा कि ये न्यूट्रिएंट्स को हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस मोड के थ्रू हम इन्हें अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं दैट मोड इज नोन एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन और प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। और ये आपके दो टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक, और एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वी विल डिफाइन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो आपके किसमें प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ है ना, ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, एंड उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब भाई ध्यान से सुना आपने, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अपना खाना खुद बनाने का मतलब ये नहीं है कि मम्मी के साथ मिलकर के किचन में जाकर के खाना बना रहे हो। खाना बनाने का सेंस ये है कि अगर मैं तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड या पानी दे दूं तो तुम उन दोनों को यूज करके खाना प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं प्रिपेयर। तुम वो खाना बनाते हो विच इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। वो जो प्लांट्स के थ्रू प्रिपेयर्ड फूड होता है दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उसी न्यूट्रिशन को हम गेन करते हैं। तो कहीं ना कहीं वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपके कौन आते हैं, आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी आती है जिसके पास क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटेरो का मतलब होता है नॉट सेल्फ, जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड नीड्स। जैसे कि हम लोग हो गए, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, मीट ईटर्स भी तो होते हैं आपके। तो ये आपके तीन कैटेगरीज में आपको देखने के लिए मिलेंगे। पेन जरा चेंज करके बताती हूं आप लोगों को। देखो, सबसे पहला आपको मिलेगा सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। जैसे कि फंगस हो गया आपका, फंगस क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करता है, उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। ठीक है। दूसरा हो गया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स हो गए जैसे कि हमारे रिश्तेदार, खून चूसने आ जाते हैं, खून चूसने तू आया खून चूसने, लाइक दैट ओनली। तो पैरासाइट्स जो होते हैं वो किसी और की बॉडी में, जैसे कि मेरे ऊपर पैरासाइट प्रेजेंट है तो मेरी बॉडी जो होती है उन पैरासाइट्स के लिए होस्ट कहलाती है। तो मेरी बॉडी के ऊपर वो फीड करते हैं और मुझे मारते नहीं है लेकिन मेरा न्यूट्रिशन चुरा लेते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, एक होते हैं एंडोपैरासाइट। ये अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पहले फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। ये होलोजोइक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉलिड खाना खाते हैं, जैसे कि हमने दाल चावल रोटी ये खाई तो दैट इज सॉलिड फूड। फ्रूट्स खा रहे हैं, सॉलिड फूड है। ये तीन टाइप के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ये तो भाई बहुत इजी है, इसको अभी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कौन इंक्लूड करते हैं, हमारे प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। तो क्या बोल रही हूँ, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism prepare their own food by the process of photosynthesis। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये होता है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स।
ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें आपके क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं। अब ये प्लांट्स क्या क्या यूज करते हैं जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये रॉ मटेरियल्स या बाय प्रोडक्ट्स वाला क्वेश्चन ना 2 मार्क्स में आ सकता है, आया भी हुआ है। तो रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होता है भाई, कॉमन सी बात है, पानी यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, प्रोडक्ट का मतलब जब पूरा प्रोसेस परफॉर्म हो जाता है तो फिर आखिरी में क्या बनता है, आखिरी में शुगर्स बनते हैं, दैट टू इज ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। और ये होता किसकी प्रेजेंस में है, फोटोसिंथेसिस के लिए प्रेजेंस किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की एंड क्लोरोफिल की, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। एंड बाय प्रोडक्ट्स में क्या क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन भी बनता है आपका। तो ये हो जाता है पूरा एंटायर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो कि कुछ इन 3 स्टेप्स में, इन 4 स्टेप्स में होता है। देखो आपकी बुक में ना लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन नहीं दी गई है, ठीक है, सिर्फ उसके प्रोसेस दिए गए हैं, पॉइंटर्स दिए गए हैं। बट मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड व्हाट इज डार्क रिएक्शन, ध्यान से सुनना। तो होता क्या है, सबसे पहले आपके जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में, लाइट का मतलब क्या हो गया, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं बाय द क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल उनके अंदर प्रेजेंट होता है वो लाइट एनर्जी को क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इसी लाइट एनर्जी को वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो केमिकल एनर्जी होती है ना आपकी, जिसको लाइट एनर्जी में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, यही केमिकल एनर्जी आपके प्लांट्स यूज करते हैं वाटर का ब्रेक डाउन करने के लिए, पानी की स्प्लिटिंग करने के लिए, किसमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। तो अब आप लोगों को पता है कि बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो एक बाय प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुका है, एक बाय प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुका है, जो कि किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। इसके लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब आपका ये जो हाइड्रोजन बनता है ना, दिस हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन रिएक्शन। आपने अपनी केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा है ना, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यही आपका हाइड्रोजन जो होता है, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है इनटू द कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या होता है, आपका ग्लूकोज होता है, C6H12O6। दिस इज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दिस इज द कार्बोहाइड्रेट। और ये रिएक्शन जो होती है, जहां पे हाइड्रोजन जो होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। इसके लिए कोई भी सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, तो इसीलिए इसे डार्क रिएक्शन बोल दिया गया है, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं भी प्रेजेंट होगी तब भी इसी केमिकल एनर्जी को यूज करके पहले पानी को तोड़ा जाएगा, फिर हाइड्रोजन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा और कार्बोहाइड्रेट में। और इस रिएक्शन, इन तीनों स्टेप्स में सनलाइट की जरूरत होती है, लेकिन इस एक स्टेप में सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। इसी रीजन से इसको हमने लाइट रिएक्शन बोल दिया है और इसको हमने डार्क रिएक्शन बोल दिया है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई आपके जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो रात में अपना, दिन में अपना स्टोमेटा बंद रखते हैं। क्यों भैया, क्योंकि स्टोमेटा से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज भी होता है और वाटर का इवापोरेशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। और डेजर्ट में ऑलरेडी भैया पानी की कमी है, तो अगर स्टोमेटा को वो ओपन करके पानी पूरा इवापोरेट करवा देंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। उस केस में ये होता है कि आपके जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, वो दिन के टाइम पे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में पूरी कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और क्या बना लेते हैं, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसको हम मैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसको हम जस्ट अ सेकेंड, जिसको हम कहते हैं मैलिक एसिड। और अब आपके जो प्लांट्स होते हैं, अब आपके जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं, वो रात में अपना क्या करते हैं, स्टोमेटा ओपन करते हैं और इसी मैलिक एसिड को क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज हो गया आपका, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज हो गया। रात में तो कोई वाटर का इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं, तो उनका पानी भी बच गया, ठीक है। और वहां से ये मैलिक एसिड को वो लोग क्या करते हैं, फिर गैसियस एक्सचेंज करके रात में खाने में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से वो लोग अपना
फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस या अपना खाने प्रोड्यूस करने का पूरा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। रात में बस वो इतना करते हैं कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और ये केमिकल एनर्जी का यूज करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको बीच का प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको हम मैलिक एसिड बोलते हैं। और रात में फिर वो अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं और रात में गैसियस एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर यही मैलिक एसिड का यूज करके उस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से आपके डेजर्ट प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। आपकी बुक में इसका आंसर पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं गिवन है, बस उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मेंशन है। वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया मैलिक एसिड होता है। तो ये चीज याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके सारे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप लोगों का एक बार शायद 2019 में स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पूछा गया था कि स्टोमेटा का क्या काम होता है। तो भाई फंक्शन तो आप लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है ना। और दूसरा क्या करता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। भाई गैसेस के एक्सचेंज में तो ये क्लोरोफिल में बहुत ही मदद करेगा और साथ साथ में रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। देखो भाई एक बात बता दूं, आप लोगों की बुक में ना छोटे से पार्ट में मेंशन है कि आपके जो प्लांट्स होते हैं ना वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि रात वो ऑक्सीजन यूज करते हैं ब्रीदिंग पर्पज के लिए, जैसे हम ऑक्सीजन यूज करते हैं सांस लेने के लिए, वैसे प्लांट्स भी सांस लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते, प्लांट्स भी करते हैं, बट द अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो वो परफॉर्म करते हैं वो 10 टाइम्स ज्यादा होती है रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के, तो बैलेंस नहीं हो पाता प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग कम रिलीज करते हैं, और रात में वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन तो रिलीज ही नहीं करते, क्योंकि रात में तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है आपकी। इसीलिए आपके बड़े लोग बोलते थे कि रात में हमें पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बहुत जल्दी ब्लड के साथ बाइंड अप होती है। ये रीजन है कि रात में हमें प्लांट्स के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, रादर देन भूत प्रेत एंड ऑल। ठीक है, चलो तो अब भाई एक बार हम स्टोमेटा का देख लेते हैं कि स्टोमेटा जो होता है वो अपनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे करता है। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे करता है, देखो अगर मैं आपके स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है उसका। ठीक है, यहाँ पे इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना लेते हैं हम लोग रेड कलर का। ठीक है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस हमने बना लिया। ठीक है, बहुत सारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर के मैंने क्लोरोफिल बना लेती हूँ मैं। ठीक है, ग्रीन कलर के मैंने क्लोरोफिल बना लिए, और एक बड़ा सा क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, तो मैं एक वैक्यूल बना लेती हूँ। ठीक है, दिस इज योर वैक्यूल। अब मैं इसकी क्या कर लेती हूँ, लेबलिंग कर लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, देखो ये क्या हो जाता है, आपका क्लोरोफिल हो जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल है तो भैया फोटोसिंथेसिस कराएगा। दिस इज योर न्यूक्लियस जो इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपके जो होते हैं दिस इज वैक्यूल। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर के मैंने बनाए हैं ये आपके होते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, क्या होते हैं, गार्ड सेल्स। और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है दैट इज नोन एज स्टोमेटल पोर। क्या होता है, स्टोमेटल पोर। यहीं से ही आपका मेनली गैसियस एक्सचेंज और पानी का इवापोरेशन होता है इस बीच वाले स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, होता क्या है कि अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा कैसे कंट्रोल करता है। जब पानी, जो पानी है वाटर मॉलिक्यूल, जब वो गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करता है, आप इस डायग्राम पे भी देख सकते हो जो जिफ चल रही है, जब पानी जो होता है वो गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करता है तो ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्वेल हो जाते हैं, और स्वेल हो करके इनका बीच का ये जो पोर्शन होता है ये खुल जाता है, इट विल ओपन अप। ठीक है, और ओपन अप होता है तो उस टाइम पे गैसियस एक्सचेंज होने लग जाता है। उसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट होता है, जैसे ही इस गार्ड सेल्स के अंदर से, अब मैं अगर तुम लोगों को बना करके दिखाऊं, अगर ये आपका गार्ड सेल है, ठीक है, इस गार्ड सेल्स में से पानी जब आपका बाहर मूव करने लग जाता है, H2O जो होता है इट मूव्स आउटसाइड द गार्ड सेल, तो ये जो गार्ड सेल्स हो जाते हैं ये पिचक जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और इसका बीच का ये जो पोर्शन होता है इट विल क्लोज अप।
ये बंद हो जाता है, और जैसे ही ये बंद हो जाता है वैसे ही ना तो गैसेस एक्सचेंज होता है, ना ही किसी टाइप का ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये एंटायर प्रोसेस आपका स्टोमेटल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में होता है, बस और कुछ नहीं होता। जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी एंटर करने लगेगा तो गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, मोटू हो जाते हैं, उनका स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, और जैसे ही गार्ड सेल्स में से पानी बाहर निकलने लग जाता है तो ये गार्ड सेल्स पिचक जाते हैं और इस तरीके से क्लोज हो जाते हैं। और जब ये क्लोज होते हैं तो इनमें से कोई भी ना तो कोई गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है और ना ही किसी टाइप का क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो इस तरीके से स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेट कौन करता है, जो इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स ऑफ वाटर इनसाइड द गार्ड सेल्स। ठीक है, तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा, गार्ड सेल्स का डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। गार्ड सेल का डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एक 2 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे आप लोगों के हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बहुत ध्यान से सुनना कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो ऐसा प्रोसेस या ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ना तो उसके पास क्लोरोफिल है, ना ही वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये 3 टाइप के आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक मिलते हैं सैप्रोफिटिक, जो आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करता है। ठीक है, किसके ऊपर फीड करता है, इट फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। और यहां से आपको एक बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सी, कि ये जो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये अपना खाना बाहर बॉडी के डाइजेस्ट करते हैं और न्यूट्रिशन ये बाद में गेन करते हैं। यहाँ से आपका एक 1 मार्कर के एमसीक्यू पूछा गया 2023 के नहीं 2022 के बोर्ड्स के पेपर में, कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। वो और कोई नहीं, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें मेनली आपके कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फंगस आते हैं, यीस्ट, मशरूम, फंगस, राइजोपस, ये सब क्या हो गए, जितने भी फंगस ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, फंगल ऑर्गेनिज्म, वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, उनका डाइजेशन बाहर करते हैं बॉडी के, और देन उसके बाद उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, दूसरे आ जाते हैं पैरासिटिक। इनसे तो आपको याद ही रखना है, हमारे रिश्तेदार जो खून चूसते रहते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये दूसरे किसी बॉडी के ऊपर फीड करते हैं, लेकिन बिना उनको मारे, जैसे कि जुएं होती है, जुएं सर में, लड़कियों की सर में या लड़कों के सर में जुएं प्रेजेंट होती है, खून चूसती रहती है, लेकिन उनको मारती नहीं है। दोज आर पैरासाइट्स, जो होस्ट की बॉडी पे फीड करते हैं विदाउट किलिंग देम। ठीक है, होस्ट की बॉडी पे फीड करते हैं विदाउट किलिंग देम। ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, जो बॉडी के बाहर मिलते हैं, आपको बॉडी के बाहर मिलते हैं, जैसे कि आपके लीचेस हो गई। ठीक है, लीचेस सुनिए ना, लीचेस या फिर लाइसेस, जो जुएं होती हैं, जोंक या फिर जुएं जो खून चूसती हैं। ठीक है, और एक होते हैं एंडोपैरासाइट, जो बॉडी के इनसाइड में रहते हैं, जैसे कि वॉर्म्स हो गए। कहते हैं ना कि ज्यादा मिट्टी मत खाना वरना पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, तो दैट पेट के कीड़े, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो कीड़े होते हैं, वो नन अदर देन एंडोपैरासाइट्स होते हैं, जो टेप वॉर्म्स होते हैं आपके। ठीक है, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, ये सब क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स होते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं, आपका न्यूट्रिशन चुराते हैं। ठीक है, लास्ट आ जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें वो लोग क्या खाते हैं, सॉलिड फूड को खाते हैं। दे ईट द सॉलिड फूड। क्या खाते हैं, दे ईट द सॉलिड फूड। ठीक है, पहले आ जाते हैं हर्बीवोर्स, घास फूस खाने वाले, गाय, भैंस और बकरी। ठीक है, दूसरे आ जाते हैं कार्निवोर्स, जो कि मीट ईटर्स होते हैं, टाइगर हो गया, लायन हो गया, जैकाल हो गया, ये सब क्या हो गए, मीट ईटर्स हो गए। और एक आ जाते हैं ओमनीवोर्स, कुत्ते बिल्लियां हो गई हमारी, जो मीट ईटर्स भी होती हैं और घास फूस ईटर भी होती हैं, दोनों की कैटेगरी में आती हैं। तो ये तो बहुत ईजी सा है, आप लोगों को इसमें एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन एज सच लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये 1 मार्कर के क्वेश्चन में ही आता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलो, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज न्यूट्रिशन के बाद डाइजेशन। अब हमने खा लिया है, अब उस खाने को हमारी बॉडी क्या करती है, वो कॉम्प्लेक्स फूड को हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती है, तो उसका डाइजेशन करती है। कैसे करती है भैया, ये स्टेप्स के साथ करती है। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है, दैट इज द इंजेशन। भाई इंजेशन हमने कर लिया, न्यूट्रिशन हमने ले लिया है कि नहीं लिया, देखो बढ़िया से खा रही है सैंडविच,
है ना। हमने क्या किया, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। हमने खाना खा लिया है इस लड़की की तरह जो अम करके सैंडविच चबा रही है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करती है, जिसमें से बड़े बड़े लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को, मतलब हमारी बॉडी उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं ना उसको ऐसे नहीं यूज कर सकती। तो ये लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हम स्मॉल छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, ये पेट के अंदर जो हमारी गुड़गुड़ होती है ना वहां पे। उसके बाद खाना जब हमारा पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, खाने का कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अब खाना जब हमारा पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, वो खाना कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल पार्ट में ना बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, विलाई जिसको बोलते हैं, जहां पे हमारा डाइजेस्ट किया हुआ खाना ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है प्रोसीजर। उसके बाद भाई क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। एब्जॉर्ब किया हुआ खाना जो होता है उसको हमारी बॉडी क्या करती है, यूटिलाइज करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ एनर्जी। देखो, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, हमारे सेल्स को रिपेयर करने के लिए एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। एसिमिलेशन का प्रोसेस मैंने लिखा हुआ है, आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हो कि एब्जॉर्ब फूड को हमारी बॉडी जब एनर्जी पर्पस के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए यूज करती है, उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। और लास्ट में आ जाता है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होता है, जैसे कि हमारी पूप है ना, दैट इज नोन एज इजेशन। अब इजेशन और एक्सक्रीशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इजेशन का मतलब होता है कि सॉलिड फूड का रिमूवल करना, जो सॉलिड फूड होता है मतलब आपका पूपू करना, ठीक है। और एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि लिक्विड वेस्ट को रिमूव करना, नाइट्रोजनस वेस्ट को, दैट इज पी करना, सुसु करना, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट होता है इजेशन एंड लिक्विड वेस्ट होता है एक्सक्रीशन। कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है, ये अलग होता है। तो भाई अब ये सारे प्रोसेस जो होते हैं हमारे कॉमन होते हैं हमारे किसमें, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में, जिसमें आपको अमीबा पढ़ना है, और आपका पैरामीशियम है। पैरामीशियम का आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है एक्चुअली में, पैरामीशियम नहीं पूछा जाता है यूजुअली। अमीबा का पूछ सकते हैं डायग्राम, तो वो आप लोग पढ़ लो। और हमारे ह्यूमन बींग्स में भी ये जो हमने 6 स्टेप पढ़े ना, ये कॉमन रहते हैं। तो सबसे पहले हम अमीबा को देख लेते हैं। तो अमीबा क्या करता है ना, सबसे पहले इंजेक्शन करता है। कैसे करेगा, अमीबा जो होता है ना, जैसे ही उसने खाना खाया, ये अपना एक जैसे ही उसने खाना देखा तो ये क्या करता है, सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से ये क्या की, इसने सूडोपोडिया की फॉर्मेशन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट बोलते हैं। ये देखो, इसने सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करी, और ये जो खाना है ये क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है। क्या करता है, एनगल्फ कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, जो अपनी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब भाई ये जब एनगल्फ कर लेता है तो ये क्या करता है, एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन करता है। और यहां से आप लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अमीबा में खाना कहां डाइजेस्ट होता है। अमीबा में खाना सूडोपोडिया में नहीं, फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है। तो ये चीज याद रखना, सूडोपोडिया सिर्फ एनगल्फ करने के लिए, फूड को अंदर निकलने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद वो फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर अमीबा का पूरा खाना डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। वो एब्जॉर्प्शन करने के बाद वो अपनी ग्रोथ करता है, अपनी साइज को ग्रो करता है, और एसिमिलेशन करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या कर देता है, इजेस्ट आउट कर देता है। बस इतने से डायग्राम आपको वहां पे बनाने पड़ेंगे, जिसमें आपको इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन का प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। और वहां पे सूडोपोडिया को और फूड वैक्यूल को मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। सूडोपोडिया को और फूड वैक्यूल को डायग्राम में लेबल करना मत भूलना, गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। याद रखना ये चीज, इजी है ये तो प्रोसेस पूरा आपका। अब हम यहां से आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। हम पढ़ेंगे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, हम पढ़ेंगे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भाई डाइजेशन जो होता है वो सबसे पहले हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे भाई, ध्यान से सुनना। तुमने खाना खाया, ठीक है, तुमने खाना खाया, खाने को क्या करती है, टीथ हमारी क्रश करती है, तोड़ती है, छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ती है। हम खाने को चबाते हैं, च्यू करते हैं। च्यू करते टाइम पे क्या होता है, हमारा च्यू करते टाइम पे माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा रिलीज करते हैं। टीथ क्या करता है, हमारे खाने को चबाने में मदद करता है। और टंग जो होती है, हमारी जीभ जो होती है, जुबान जो होती है हमारी, वो उसी खाने को, च्यू किए हुए खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। ठीक है, क्या करती है, मिक्स करती है। और यही सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेस। और ये सलाइवरी एमाइलेस हमारे खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट थे उसको, कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, स्टार्च जो प्रेजेंट होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, जस्ट अ सेकेंड, स्टार्च जो प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट उसको ये माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करती है। डेक्स्ट्रिन आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं बता रही हूं तो ध्यान रखना। क्या करता है वो, कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च होता है आपका, उस स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करता है। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि आपके खाने का डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है। खाने का डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट आपके माउथ से होता है, जहां पे आपका जो सलाइवा होता है उसमें प्रेजेंट होता है एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज आपके स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है किसमें, माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में। अब आधा जो है डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। अब जो आपका खाना होता है ना, वो कहां जाता है, ईसोफेगस के अंदर जाता है, फूड पाइप के अंदर जाता है। ईसोफेगस में आप क्या करते हो, निगलते हो। ठीक है, खाने का किसी भी तरीके का डाइजेशन आपके ईसोफेगस में, आपके फूड पाइप में नहीं होता है, याद रखना ये चीज। बस ईसोफेगस से क्या होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब पता है, आपने अर्थवर्म देखा है, अर्थवर्म देखा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जो होता है वो वैसा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करता है। और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू सिकुड़ता है फिर खुलता है, सिकुड़ता है फिर खुलता है। इस तरीके से हमारा पूरा खाना कहाँ जाता है, हमारे स्टमक के अंदर जाता है। और स्टमक के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक और एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि क्या स्टमक के अंदर फाइनल डाइजेशन होता है, क्या स्टमक के अंदर किसी भी तरीके का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, क्या स्टमक के अंदर किसी भी तरीके का फैट का डाइजेशन होता है। तो ये सारे आंसर गलत हो जाएंगे। स्टमक में सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ये चीज याद रखना, स्टमक के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। जो आपका आधा डाइजेस्ट हुआ खाना जो स्टमक के अंदर आता है, वहां पे स्टमक के इनर लाइनिंग में, स्टमक की जो अंदर की लेयर होती है, अंदर की जो वॉल होती है, वो वहां पे प्रेजेंट होते हैं क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं। और वो गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या होता है आपका, ये गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या होता है आपका, पहला तो होता है आपका म्यूकस। ठीक है, यहाँ पे जगह है, नहीं है जगह, कोई नहीं, इसी को खाली कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टमक की बात करेंगे तो भैया स्टमक में किसका डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। तो सबसे पहले ये म्यूकस रिलीज करता है। ठीक है, दूसरा ये रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और तीसरा इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन प्रेजेंट होता है, पेप्सिन। ठीक है, ये पेप्सिन जो होता है ना, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये एक्टिव नहीं होता, इट इज इनएक्टिवेटेड। ठीक है, तो ये जो म्यूकस होता है ना, ये आपके इनर वॉल ऑफ स्टमक को बचाता है, स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्यों भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कर देते हैं, आपके स्टमक को खराब कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपका म्यूकस आपके स्टमक को बचाता है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसके दो फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, एक तो जो भी गलती से आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं खाने के साथ, उसको किल करता है। ठीक है, और दूसरा ये आपके पेप्सिन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, इट एक्टिवेट्स पेप्सिन। ठीक है, और जैसे ही आपका पेप्सिन एक्टिवेट होता है, ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का ये पेप्सिन क्या करता है, आपके प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन करता है, उसको पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। ठीक है, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में तोड़ देता है कौन, आपका पेप्सिन। अब पार्शियल डाइजेशन यहाँ पे प्रोटीन का हो चुका है और आपका खाना हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में एसिडिक भी हो जाता है।
ठीक है। अब एसिडिक जब ये खाना हो जाता है, अब स्टमक से निकल करके ये खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ध्यान से सुनना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो मैंने क्या बोला, खाना आपका क्या हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। खाना आपका क्या हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। और एसिडिक इन्वायरमेंट में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स और ना ही पेनक्रियास के एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। उनको एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं, एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है एक्टिवेट होने के लिए, ठीक है। जैसे पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत थी, वैसे ही पेनक्रियास के एंजाइम को और स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम की नहीं, एल्कलाइन मीडियम की जरूरत होती। तो होता क्या है, देखो लिवर जो होता है आपका, लिवर सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस सिंथेसाइज करता है, ठीक है। और इसी में प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। क्या प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोरेज करता है, इट स्टोर्स बाइल जूस। तो यहां से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि सिंथेसिस लिवर करता है लेकिन स्टोरेज का काम बाइल जूस का गॉल ब्लैडर करता है। गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल जूस को स्टोर करके रखता है और यही बाइल जूस को सिक्रीट भी गॉल ब्लैडर ही करता है। अब ये जो बाइल जूस होता है ना, ये आपके पूरे खाने को एल्कलाइन बना देता है। क्या बना देता है, पूरे खाने को एल्कलाइन बना देता है। और एल्कलाइन बनाने के साथ साथ ये क्या करता है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स जो आपके खाने के अंदर प्रेजेंट थे। अब तक आपने देखा कि कहीं पे भी फैट डाइजेस्ट हो रहा है, आपने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखा, प्रोटीन का डाइजेशन देखा, लेकिन आपके खाने के अंदर फैट का डाइजेशन कहीं नहीं हो रहा था। फैट का डाइजेशन यहीं पे ही होता है कि आपका जो बाइल जूस होता है वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं, जो कि कौन करवाता है, बाइल जूस करवाता है। जैसे आपके सोप में इमल्सिफिकेशन होती है, वैसे ही यहाँ पे बड़े बड़े लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाता है, क्योंकि फैट जो होता है वो बड़ा ही ढीठ होता है डाइजेशन में, तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ही करके डाइजेस्ट किया जाता है। और ये आपका काम कौन करता है, बाइल जूस करता है। तो बाइल जूस के दो काम होते हैं, एक तो आपके एसिडिक खाने को एल्कलाइन बनाता है और दूसरा आपके खाने के अंदर जो भी फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक डाउन कर देता है। इतना प्रोसेस हो गया भाई। अब आपका एल्कलाइन खाना जो होता है उसके ऊपर कौन एक्ट करते हैं, आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। क्या अब पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, अपने पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करता है, जिसमें 3 एंजाइम्स आते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज और एक होता है एमाइलेज, ठीक है, एक होता है एमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को पार्शियली क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। लाइपेज क्या करता है, जो छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स थे उसका फर्दर ब्रेक डाउन करता है, फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ठीक है। और अमाइलेज क्या करता है, फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑफ कार्ब्स, ठीक है, फर्दर ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट का। और अब ये प्रोसेस होने के बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स जो होते हैं आपके, वो आपका फाइनल डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, फाइनल डाइजेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, फाइनल डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, जो आपका कार्बोहाइड्रेट था, कार्ब्स जो था, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फाइनली आपके अमाइनो एसिड्स में, ठीक है, किसमें, अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। और आपके फैट्स का फाइनल डाइजेशन होता है ग्लिसरॉल में,
प्लस फैटी एसिड में। ये हो गया आपका फाइनल डाइजेशन। और जब ये पूरा फाइनल डाइजेशन हो जाता है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो भी खाना होता है वो इन्हीं विलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर करता है और ये ब्लड वेसल्स फिर पूरे खाने को ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं। क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है तो ये खाना जो होता है विलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है, ब्लड के थ्रू ये पूरा खाना आपके पूरे एंटायर बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जहां पे एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। बॉडी उसको एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए यूज करती है और लास्ट में जो भी वेस्ट मटीरियल होता है वो हम रेक्टम और एनस के थ्रू क्या कर देते हैं, इजेस्ट आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो दिस इज द एंटायर डाइजेशन का प्रोसेस। अब ध्यान से सुनना पूरा इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो भैया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में शुरू होता है जहां पे सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। ठीक है, अब आपका खाना जो होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट से ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस के बाद खाना आपका कहां जाता है, स्टमक में, जहां पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करता है। और स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर म्यूकस की प्रेजेंस होती है। ठीक है, अब ये जो खाना होता है ये हो गया होता है आपका क्या, एसिडिक। तो एसिडिक की वजह होने की वजह से आपके जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि लिवर बाइल जूस बनाता है, उसको स्टोर गॉल ब्लैडर करता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रीट कराता है, फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है और खाने को एल्कलाइन से एसिडिक से एल्कलाइन बनाता है, जिसमें फिर आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज, खाने का पार्शियल डाइजेशन करते हैं और फाइनल डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। अब जो भी खाना होता है आपका, जो वेस्ट होता है वो रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर इजेस्ट आउट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर का और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। जो एक्स्ट्रा पानी और सॉल्ट बच गया था उसका एब्जॉर्प्शन करने का काम बस लार्ज इंटेस्टाइन करता है। अदरवाइज लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ योर डाइजेशन। अब भाई खाना आपका फाइनल किस में कन्वर्ट हुआ था, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसके बाद हमारी बॉडी रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करती है जहां पे आपके दो स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। देखो भाई, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कंफ्यूज मत हो जाना। रेस्पिरेशन इज डिफरेंट, ब्रीदिंग इज डिफरेंट। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। क्या होता है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। सांस लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना और ऑक्सीजन जो आपने इनहेल करी वही ऑक्सीजन का यूज करके जब ग्लूकोज जो बना था आपके डाइजेशन में उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, जो कि एक तरीके का बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। और ये बायोकेमिकल प्रोसेस आपके सारे सेल्स में परफॉर्म होता है, जबकि ब्रीदिंग का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लंग्स में परफॉर्म होता है। ठीक है, तो भाई ब्रीदिंग हम करते कैसे हैं, सबसे पहले हमारा जो हमने सांस अंदर ली तो जो ऑक्सीजन होती है वो नोज में अंदर एंटर करती है। नोज के बाद वो कहां जाती है, आपके फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर योर फूड एंड एयर। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तभी हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती से खाना हमारे विंड पाइप के अंदर एंटर कर सकता है और हम चोक हो सकते हैं। ठीक है, हमको खांसी आ सकती है, हमारा गला बंद हो सकता है, या हमारा खाना जो है विंड पाइप में फंस करके उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते टाइम पे बातें नहीं करनी चाहिए। फेरिंग्स के बाद ये हवा कहाँ जाती है, आपके लेरिंग्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अभी आप बात कर रहे हो अगर तो मैं यहाँ पे अगर हाथ रखूंगी ना तो ये मेरा वॉइस बॉक्स जो होता है वाइब्रेट हो रहा होता है, इससे मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे मेरा लेरिंग्स प्रेजेंट है। लेरिंग्स के बाद ये हवा कहाँ जाती है, ट्रेकिया में जाती है। कहाँ जाती है, इट मूव्स टू ट्रेकिया। दिस इज द ट्रेकिया, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है।
हैं, कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। देखो भाई, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आपके ट्रेकिया के अंदर इसीलिए प्रेजेंट होती हैं क्योंकि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सपोज करो जब आपने सांस अंदर ली तब तो उसके अंदर हवा भरी हुई है, लेकिन जब आप सांस बाहर लेते हो, छोड़ते हो, तो इस ट्रेकिया में से तो पूरी हवा चली गई, और अगर कहीं पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो क्या वो प्लेस कोलैप्स नहीं कर जाएगी? तो अगर ट्रेकिया के अंदर से हवा निकल जाएगी पूरी की पूरी तो ट्रेकिया कोलैप्स नहीं हो जाएगी। तो उसे कोलैप्सिंग से बचाने के लिए उसमें ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ट्रेकिया के बाद आपका ये दो बाइफर्केशंस होती हैं इस तरीके से ट्यूब्स की, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। एक को हम ब्रोंकस बोलेंगे और दोनों को मिलाकर के ब्रोंकाई बोला जाता है। ये ब्रोंकस के पास बहुत सारे छोटे छोटे और ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और यही ब्रोंक्यूल्स के एंड में प्रेजेंट होती हैं एल्वियोलाई। इन्हीं ब्रोंकस के एंड में प्रेजेंट होती हैं एल्वियोलाई, जहां पे मेन गैसियस एक्सचेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एल्वियोलाई जो होती है, इट इज द बलून शेप स्ट्रक्चर, उसके सराउंडिंग में बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो जो भी ऑक्सीजन आपके ब्लड एल्वियोलाई के अंदर गया वो आपकी एल्वियोलाई की उससे वॉल से पास होकर के ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है, और ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वियोलाई के अंदर जाती है हाई से लो कंसंट्रेशन में। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, एल्वियोलाई के अंदर बिल्कुल नहीं है, तो हाई से लो में जाएगी। एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाती है, और इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है एट द एल्वियोलर लेवल। फिर हम एक्सहेलेशन करते हैं और सारी हवा जो होती है वो हमारी बॉडी के बाहर आ जाती है। तो दिस इज द एंटायर पाथवे ऑफ एयर कि भाई आपकी एयर कहां से कैसे कैसे एंटर करके जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे ब्रीदिंग का प्रोसेस अब पढ़ेंगे जिसमें आप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं। क्या करते हैं? एक्सटर्नल पार्ट होता है, देखो मैं डिफरेंस बता देती हूँ। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लंग्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लंग्स इंक्लूडेड होते हैं, फिजिकल प्रोसेस होता है। जबकि अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसीजर होता है। क्या होता है? बायोकेमिकल प्रोसीजर होता है आपका, एंड इट इज परफॉर्म्ड इन ऑल द सेल्स, सारे सेल्स के अंदर होता है, ऑल द सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है आपका, और ये एक बायोकेमिकल प्रोसीजर होता है। जबकि ब्रीदिंग जो होता है इट इज द फिजिकल प्रोसेस जहां पे सिर्फ और सिर्फ लंग्स इंक्लूडेड होते हैं, एल्वियोलाइज इंक्लूडेड होती हैं। तो ब्रीदिंग में भाई हमें क्या पढ़ना पड़ता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पढ़ना होता है। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? जब हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स के सराउंडिंग में जो रिब्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। ठीक है, लंग्स के सराउंडिंग में हड्डियों का ढांचा जो प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं रिब्स। ये देख रहे हो हड्डियों का ढांचा इस तरीके से, दोज आर नोन एज रिब्स, एंड दे रिब्स मूव्स आउट। और यहाँ पे एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरीके से, इट मूव्स डाउनवर्ड। डायफ्राम जिसको कहते हैं हम लोग, जो डोम शेप स्ट्रक्चर का होता है डायफ्राम, इट मूव्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, और फ्लैटन हो जाता है, ऐसे चपटा हो जाता है। देखो यहाँ पे किस तरीके से चपटा हो गया है आपका। ठीक है, ये देखो इस तरीके से चपटा हो गया कि ऐसा होता है और ऐसा हो जाता है डायफ्राम। तो जब भी हम लोग हवा अंदर लेते हैं, वी टेक ऑक्सीजन इनसाइड आवर बॉडी, हमने सांस ली तो मेरी ये रिब्स बाहर आ जाती हैं, और डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप स्ट्रक्चर की जगह फ्लैटन हो जाता है, इट मूव्स अपवर्ड इस तरीके से। और इस तरीके से क्या होता है, हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, लंग्स के अंदर जो एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या भर सके, उसके अंदर हवा भर सके। इसका जस्ट अपोजिट होता है आपके एक्सहेलेशन में। एक्सहेलेशन में क्या होता है, जैसे ही आपने सांस छोड़ी, आपकी रिब्स अपने नॉर्मल पोजीशन पे मूव कर जाएगी, और डायफ्राम जो होता है वो भी अपने नॉर्मल डोम शेप स्ट्रक्चर में वापस आ जाता है। रिब्स मूव्स बैक और डायफ्राम जो होता है इट आल्सो मूव्स बैक। तो इस तरीके से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का प्रोसीजर होता है। जब लंग प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, इतना नहीं पढ़ने का है, बस आपको ये पढ़ना है कि उस टाइम पे क्या होता है, प्रेशर अंदर कम हो जाता है, लंग्स का एरिया डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स का एरिया इंक्रीज हो जाता है, और जो प्रेशर भी होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर से हवा जो होती है वो हमारे अंदर भर जाती है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और अब तक इससे रिलेटेड बस डायफ्राम की पोजीशन पूछी गई है कि क्या होती है 1 मार्कर में जब आप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे कोई लॉन्ग आंसर अभी तक नहीं पूछा गया है।
इससे लॉन्ग आंसर जो है वो आपके रेस्पिरेशन प्रोसीजर के ऊपर पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं। वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, तो भाई ध्यान से सुनना, आपने ग्लूकोज पढ़ा था कि आपका कार्बोहाइड्रेट फाइनल किस में डाइजेस्ट हो रहा था, ग्लूकोज में डाइजेस्ट हो रहा था। आपने सांस अंदर ली तो आपको ऑक्सीजन मिली। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है आपका ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में, ये लोकेशन आप लोगों को याद रखनी है, ये लोकेशन आप लोगों को याद रखनी है, ये पूछी जाती है। ठीक है, ये लोकेशन आप लोगों को याद रखनी है, लोकेशन। ठीक है, ये ग्लूकोज जो होता है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और यहाँ पे भी 2 एटीपी का रिलीज होता है, या सिंपल बोल सकते हो एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो पायरुवेट होता है इसका 3 तरीके से ब्रेकडाउन होता है। पहले जो 2 ब्रेकडाउन है, ये वाला और ये वाला, ये हो जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब बिल्कुल ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती ही नहीं है। किस में होता है, यीस्ट में होता है, और ये प्रोसेस भी आपके साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म किया जाता है। किस में परफॉर्म किया जाता है, साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म किया जाता है, जहां पे आपका यीस्ट जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करके पायरुवेट को किस में कन्वर्ट करता है, एथेनॉल में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, और एनर्जी बनाता है, वो भी सिर्फ 2 एटीपी, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। नेक्स्ट जो होता है वो आपके मसल सेल्स में होता है। मसल सेल्स में ये होता है कि जब भी आप बहुत भारी भरकम एक्सरसाइज कर लेते हो तो भाई वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तभी आपकी ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाती है, ताकि आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन एंटर कर सके। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारे मसल सेल्स क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं और लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी की फॉर्मेशन होती है, और यही लैक्टिक एसिड जब आपके मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है तो आपके मसल्स में पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है, इसी लैक्टिक एसिड की वजह से। एंड दिस प्रोसेस आल्सो ए टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में मसल सेल्स में देखने के लिए मिलता है जब आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट और द लास्ट प्रोसेस होता है वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का होता है, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। मतलब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिलेगी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे जो पायरुवेट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, पानी में कन्वर्ट होता है आप लोगों का, और क्या फॉर्म करता है, एनर्जी फॉर्म करता है। कितनी, 36 एटीपी प्रोड्यूस करता है। ये 36 और ये 2 मिला करके टोटल 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन अच्छा होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन अच्छा होता है। सबसे अच्छा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वहां पे प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में परफॉर्म होती है। तो ये बेसिक से डिफरेंस आपके एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में पूछे जाते हैं, और ये एंटायर चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पे स्टार मार्क कर लो, इसके ऊपर एक लॉन्ग आंसर आने के फुल चांसेस होते हैं कि ग्लूकोज पायरुवेट में कहां कन्वर्ट होता है, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट किन 3 तरीकों से ब्रेकडाउन होता है, कहां पे ब्रेकडाउन होता है, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भैया पढ़ जरूर लेना। ठीक है जी, चलो ये हो जाता है आपका क्या, रेस्पिरेशन का प्रोसेस खत्म। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। और देखो भाई, ट्रांसपोर्टेशन आपके क्या था, बॉडी में अलग होता है, प्लांट्स में अलग होता है। प्लांट्स में आप लोगों को भी पता है जाइलम के थ्रू किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और फ्लोएम के थ्रू किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 चीजें बताऊंगी, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो यहाँ पे ना 2 चीजें काम करती हैं। एक तो आपका रूट प्रेशर काम करता है पानी को रूट्स में से लीफ तक पहुंचाने के लिए, और दूसरा प्रोसीजर जो होता है वो ट्रांसपिरेशनल पुल करता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल काम करता
है। तो देखो होता क्या है आप लोगों का कि रूट प्रेशर जो होता है, जैसे कि रूट्स हैं आपकी, रूट्स में पानी कम है और रूट्स के बाहर जो सॉइल है उसमें पानी बहुत सारा है, तो पानी रूट्स में से सॉइल में से पानी रूट्स के अंदर एंटर करता है और इस तरीके से सीढ़ियों की तरह एक एक स्टेप करके ऊपर तक चढ़ता है। रूट प्रेशर इज एक्चुअली स्लो इन प्रोसेस, और ये ना आपके नाइट टाइम में होता है। कहां पे होता है? ये आपके नाइट में होता है। नाइट में ये एक्टिव होता है क्योंकि नाइट में भैया ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता, सनलाइट ही नहीं है, सन ही नहीं है, तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा कैसे? ठीक है, दिन के टाइम पे ट्रांसपिरेशनल पुल सबसे ज्यादा काम करता है। होता क्या है, जैसे स्ट्रॉ देखिए, स्ट्रॉ से आप सक करते हो पानी को या फिर उसको कोको कोला को या फिर कोल्ड ड्रिंक को, उसी तरीके से जब भी आपके स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उनमें से कंटिन्यूअसली पानी क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन करके इवेपोरेट हो रहा होता है। तो आपकी जो पूरी जाइलम की ट्यूब होती है, ट्रैकीड्स होती हैं, वो खाली हो जाती है, पानी के सक्शन पुल बन जाता है। तो ये क्या करता है? सक करता है आपके रूट्स में से पानी को ऊपर की तरफ, दैट इज नोन एज द ट्रांसपिरेशनल पुल। और ये ट्रांसपिरेशनल पुल सबसे ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, और ये जो होता है ये आपके डे टाइम में काम करता है। इट मेनली अकर्स इन डे टाइम, ठीक है। दिन के टाइम पे ज्यादा काम करता है क्योंकि दिन के टाइम पे सनलाइट होती है, ट्रांसपिरेशन तभी हो सकता है। रूट प्रेशर जो होता है वो स्लो होता है और नाइट के टाइम पे काम करता है। रूट प्रेशर में क्या होता है, रूट्स में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि बाहर आप लोगों का पानी कम, पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, तो बाहर से पानी रूट्स में अंदर एंटर करता है और सीढ़ियों एक एक स्टेप करके, एक मॉलिक्यूल फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, नीचे से धक्का देता जाता है। ऐसे जैसे नहीं आगे लाइन लगाई है आपने, किसी इंसान को आगे बढ़ना है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप पीछे से धक्का देते हो उसको कि आगे बढ़, वैसे ही करके यहाँ पे ये रूट प्रेशर काम करता है। यहाँ डे टाइम में रूट प्रेशर की वजह से पानी है ना थोड़ा स्लो ट्रांसपोर्ट होता है कंपेयर टू ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको जाइलम में देखने के लिए मिलता है। मेनली ट्रेकीड्स और वेसल्स आप लोगों के पानी का ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। जाइलम में फ्लोएम में पूछा जाता है कि खाने का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो ध्यान से सुनना होता क्या है। देखो सपोज करो मैंने ये बनाया जाइलम आप लोगों का, दिस इज योर जाइलम। यहाँ पे H2O क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, H2O ज्यादा अमाउंट में होगा। इसके जस्ट बगल में मैं बनाऊंगी फ्लोएम, ठीक है। इसके जस्ट बगल में मैंने बना दिया फ्लोएम, ठीक है। और फ्लोएम में पानी जो होता है वो होता ही नहीं है ना जी। और यहाँ पे मैंने लीफ बना दी, ठीक है। यहाँ पे कंपेनियन सेल्स है, ये आपके कंपेनियन सेल्स है, ठीक है। और ये आपकी लीफ है जहां पे फूड प्रिपेयर है। ये फूड जो होता है आपका, फूड क्या करता है, ये फूड एनर्जी का यूज करके आपके कंपेनियन सेल्स में जाता है। और ये कंपेनियन सेल्स, दिस इज द सीव ट्यूब, दिस इज द सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम। और ये कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, पूरा खाना जो लीफ से आया होता है उसको एनर्जी का यूज करके, एटीपी का यूज करके कहाँ लेकर के जाते हैं, सीव ट्यूब के अंदर लेकर के जाते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, खाना आ गया, फूड आ गया। अब एक बात बताओ, पानी जो होता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, हाई से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। तो जाइलम से पानी निकल करके आपके फ्लोएम के अंदर एंटर करता है यहाँ पे, और इसी H2O के साथ आपका पूरा खाना मिलकर के ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस फ्लोएम के अंदर खाने के ट्रांसपोर्ट का चलता है। इससे एक क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि इन केस अगर पूछा जाएगा तो आंसर तो कम से कम कर पाओगे। तो दिस इज द प्रोसेस, किस तरीके से फ्लोएम में खाना ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम में मेनली सीव ट्यूब्स खाना ट्रांसपोर्ट करती हैं, ये चीज याद रखना। वैसे 9th क्लास में भी पढ़ा है लेकिन भूल गए होगे। मेनली सीव ट्यूब्स जो होती हैं वो खाने का ट्रांसपोर्ट करती हैं। कंपेनियन सेल सिर्फ लीफ में से खाना कलेक्ट करके सीव ट्यूब्स को देता है, कंपेनियनशिप करता है, ठीक है, हेल्प करता है, बाकी ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो दिस इज द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की फूड और पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि भैया हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन बना है, एनर्जी बनी है, उसे भी तो ट्रांसपोर्ट करवाना जरूरी है, जिसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला जो होता है दैट इज द पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, दैट इज द पंपिंग ऑर्गन। कौन होता है आपका, हार्ट होता है आपका पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, हार्ट होता है आपका पंपिंग ऑर्गन। सेकेंड इज द कैरियर कंपोनेंट। कैरियर कंपोनेंट कौन होते हैं, जो आपके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, दैट इज योर ब्लड वेसल्स। 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है, वो होती हैं। थर्ड जो होती है दैट इज द फ्लूइड कंपोनेंट। क्या होता है फ्लूइड कंपोनेंट, कौन सा होता है, ब्लड होता है, जिसके अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो करके, मिल करके ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते
हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया हार्ट विच इज द पंपिंग ऑर्गन, ब्लड वेसल्स जो कि कैरियर कंपोनेंट, और सर्कुलेटरी फ्लूइड जिसके अंदर आपके डैमेज रिपेयर सिस्टम मतलब आपकी WBC आती हैं आपकी, उसी के अंदर वो सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड आता है। तो ये हो गए आपके कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम इन सारे कंपोनेंट्स में से एक एक कंपोनेंट करके पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सर्कुलेटरी जो पंपिंग ऑर्गन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके डायग्राम की लेबलिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, पूछी जाती है। डायग्राम बनाने के लिए एज सच नहीं आता है, लेकिन लेबलिंग जरूर आती है, तो प्लीज मेक श्योर जरूर करना कि आप उसे अच्छे से जरूर पढ़ करके जा रहे हो, जब भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द हार्ट का डायग्राम। तो देखो भैया, हार्ट में ये जो आपको बड़ी सी दिख रही है दैट इज एओर्टा, दैट इज एओर्टा, जो कि आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट ऑक्सीजनेटेड कैरी करता है, और राइट पार्ट ऑफ द हार्ट डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होती है, ठीक है। दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व होती है। वॉल्व क्या करती है? आपके ब्लड का बैकफ्लो प्रिवेंट करती है। जब भी आपका ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा तो उसको उल्टा जाने से रोकती है। कौन सी? बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। उसके बाद दिस इज योर राइट एट्रियम, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है जी, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये सारे चैम्बर्स एक दूसरे से सेपरेट हैं बाय द सेप्टम, ठीक है, बाय द सेप्टम, ठीक है। ये ऊपर वाली और नीचे वाली क्या हो जाती है? दिस इज द वेना कावा, ठीक है। ऊपर वाली सुपीरियर वेना कावा होती है, ठीक है, और ये जो नीचे वाली बनी है दैट इज द इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, दैट इज द इंफीरियर वेना कावा, ठीक है जी, इंफीरियर वेना कावा। और ये जो है आपकी, जो यहां से आ रही है, ये जो होती है, ये होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी विच इज द एक्सेप्शन, विच इज द एक्सेप्शन। और ये जो यहाँ ये बनी है दैट इज बोथ ऑफ देम इज द पल्मोनरी वेन, जो आपके लंग्स से कनेक्टेड रहती है। तो भाई इसके पार्ट सारे आपने ठीक से देख लिए कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्योंकि अब मैं इन सारे लेबल्ड पार्ट्स के आपको डबल सर्कुलेशन में बताऊंगी कि ये सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो भाई, हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट से 2 टाइम पास होता है। एक बार वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से पास होता है, एक बार वो राइट साइड ऑफ द हार्ट से पास होता है, इसीलिए हम उसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। टू कंप्लीट वन साइकिल आवर ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट 2 टाइम्स, दैट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। 4 चैम्बर्स होते हैं, सब आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, किसी में भी किसी की मिक्सिंग नहीं होती है, इसीलिए ताकि हमारे ब्लड की मिक्सिंग ना हो, प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग ट्रांसपोर्ट हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है। तो भाई डबल सर्कुलेशन की ये डेफिनेशन लिखी हुई है। डबल सर्कुलेशन ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जहां पे हमारा ब्लड जो होता है इट पासेस द हार्ट ट्वाइस एंड हैड 2 सेपरेट सर्किट्स टू कंप्लीट द वन सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। एक बार वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रैवल करवाता है, एक बार वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन जिसमें आपके बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें आपके लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम उसे पल्मोनरी, क्योंकि लंग्स को हम लोग साइंस की लैंग्वेज में पल्मोनरी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पूरा एंटायर डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन करूंगी, तो ध्यान से सुनना कैसा होता है, ठीक है। तो भाई एक बार बना लेते हैं। सपोज करो ये हमारा दिल है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज योर राइट एट्रियम एंड दिस इज योर राइट वेंट्रिकल। नीचे बना दूंगी मैं बॉडी अपनी, ठीक है, नीचे मैंने बना दी बॉडी और ऊपर मैंने बना दिए अपने लंग्स, ठीक है, मैंने ऊपर बना दिए लंग्स। अब देखो होता क्या है, आपने लंग्स में ब्रीदिंग का प्रोसीजर किया जिसमें ब्लड के अंदर आपका ऑक्सीजन मिक्स हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर छोड़ दिया जो एल्वियोलर लेवल पे हो रहा था। देख रहे हो किस तरीके से ब्रीदिंग भी, रेस्पिरेशन भी और ट्रांसपोर्टेशन भी, हर एक प्रोसेस आप लोगों का एक दूसरे से कनेक्टेड है। इससे बेटर एग्जाम्पल आपको पूरे एंटायर चैप्टर में और क्या ही मिल सकता है। तो जितना भी आपका ब्लड होता है जो आपके लंग्स में से आता है वो कैसा होता है? वो आपका ऑक्सीजन रिच होता है। यहाँ पे O2 रिच
ब्लड मिलेगा, जो कौन लेकर के आता है, आपकी पल्मोनरी वेन लेकर के आती है, विच इज दी एक्सेप्शन, ठीक है, विच इज दी एक्सेप्शन, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन से आपका ब्लड कहाँ एंटर किया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड आपका कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, बॉडी के अंदर, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू, यहां से आपका पूरा ब्लड आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी, ठीक है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी। अब आपकी बॉडी ने पूरा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया, कैसे, रेस्पिरेशन करके, जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था वहां पे उन्होंने ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ली, और लास्ट में बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये अगेन ब्लड के अंदर मिक्स होकर के आपकी पूरी बॉडी इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कलेक्ट करके कहां लेकर के जाती है, राइट एट्रियम के अंदर, कहां लेकर के जाती है, राइट एट्रियम के अंदर। और इस राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड होता है वो कौन कलेक्ट करके लेकर के जाता है, आपकी वेना कावा। ये कौन सी वेना कावा होती है, वेन्स होती हैं, ठीक है। अब आपका ब्लड गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड आपका कहाँ जाता है, आपके वापस से लंग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। किस रीजन से, भैया लंग्स में से ही तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, एल्वेओलाई के अंदर जाता है, तो आपका पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस देखी जाती है, यहाँ पे कौन सा ब्लड होता है, CO2 रिच ब्लड होता है। ये CO2 रिच ब्लड आपके लंग्स के अंदर वापस से ऑक्सीजन रिच बनाया जाता है, और इसको लेकर के कौन जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि एक एक्सेप्शन है, क्योंकि सारी आर्टरीज आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और सारी वेन्स आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, ठीक है। लेकिन पहचानने का तरीका वेन्स और आर्टरीज को ये नहीं होता है। वेन्स जो होती है ऑलवेज कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को हमेशा टूवर्ड्स द हार्ट कैरी करती हैं, और आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट कैरी करती हैं। दिस इज द एक्चुअल थिंग जिससे हम आर्टरीज और वेन को पहचानते हैं, ना कि इससे कि कौन सा वेसल कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पल्मोनरी वेन है ये ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट लेकर के जा रही है, इसीलिए इसको हमने आर्टरी का नाम नहीं दिया, पल्मोनरी वेन का नाम दिया, क्योंकि हम वेन को कैसे पहचानते हैं, जो आपकी टूवर्ड्स द ब्लड हार्ट को लेकर के जाती है। तो भले ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, लेकिन ये वेन में कंसिडर होती है क्योंकि ये ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट लेकर के जा रही है, और वेन सारी वही करती हैं। जबकि यहाँ पे देखोगे तो पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी क्या करती है, अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर के जाती है ब्लड को, तो ये भी तो वही कर रही है, भले ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, लेकिन ये आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर के जा रही है, इसीलिए इसका नाम पल्मोनरी वेन ना रख करके हमने इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी रखा है। तो वेन और आर्टरी को पहचानने का तरीका यही होता है कि वो ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट लेकर के जा रही है या अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर के जा रही है, ना कि हम इस रीजन से पहचानते हैं कि वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ठीक है। तो ये करेक्ट तरीका होता है आर्टरीज और वेन्स को पहचानने का। तो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, जिसमें से भाई जो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपका पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और लंग्स इंक्लूडेड होते हैं, इसीलिए हम उसका नाम पल्मोनरी सर्कुलेशन रखा है। ये स्टार्ट होता है आपके राइट वेंट्रिकल से। देखो राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहां गया, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड कहां गया, लंग्स के अंदर, लंग्स से ये ब्लड कहां गया, पल्मोनरी वेन के अंदर, पल्मोनरी वेन से ये ब्लड कहां गया, आपके लेफ्ट एट्रियम में। और दिस इज द आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन जो आपके लेफ्ट एट्रियम पे एंड होता है। तो ये ऊपर वाला आपका क्या हो जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ऊपर वाला आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाता है। जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करूं तो वो स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एओर्टा में, एओर्टा से आपकी बॉडी सिस्टम में गया, बॉडी सिस्टम ने उस ब्लड को ऑक्सीजन को यूज किया, फिर वेना कावा कलेक्ट करके उसे राइट एट्रियम में लेकर के आती है। तो ये नीचे वाला पार्ट कौन सा हो गया आपका, सिस्टमिक, नीचे वाला ब्लड कौन सा हो गया, सिस्टमिक
सर्कुलेशन वाला, ऊपर वाली पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गई, नीचे वाली सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गई। ये वाला आपको पाथवे पता होना चाहिए क्योंकि ये पाथवे एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप डबल सर्कुलेशन के पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे हो। मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है, गड़बड़ मत करना, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे आपके सेकेंड पार्ट की, सेकेंड कंपोनेंट की, दैट इज द कैरियर कंपोनेंट जो होता है ब्लड वेसल्स। तो पहली ब्लड वेसल कौन सी होती है? आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो काफी थिक होती हैं, इलास्टिक और मस्कुलर वॉल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है वो काफी फ्लो के साथ, काफी हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है, क्योंकि उसे पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो हो रहा होता है, इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो काफी थिक रहती हैं, ठीक है। ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, इसमें कोई भी वॉल्व्स की प्रेजेंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि इतने हाई प्रेशर में ब्लड का बैकफ्लो होने का चांसेस नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी वॉल्व की प्रेजेंस नहीं देखी जाती है। ब्लड जो होता है बहुत ही हाई प्रेशर के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। वेन्स की थिन वॉल्स होती हैं, क्योंकि यहाँ जो वेन्स ब्लड कैरी कर रही होती है वो बहुत ही लो प्रेशर होता है आपका, और उनके बैकफ्लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए उनमें वॉल्व्स की प्रेजेंस होती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, ठीक है। और ब्लड बहुत ही लो प्रेशर के साथ ट्रैवल करता है। थर्ड आती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं उनका मेनली काम एट द टिश्यू लेवल पे ट्रांसपोर्ट करना होता है। टिश्यूज बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो कैपिलरीज भी बहुत छोटी होती हैं, आपके एट द सेल्यूलर लेवल या एट द टिश्यू लेवल पे ये एक्सचेंज करवाती हैं मटीरियल का। ये आपकी वन लेयर थिक होती हैं, क्यों? क्योंकि भैया टिश्यू लेवल पे उन्हें एक्सचेंज कराना होता है, इसीलिए बहुत ही पतली होती हैं। ये दोनों ही ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। इनमें भी कोई वॉल्व्स की प्रेजेंस नहीं होती है, और ये भी बहुत ही लो प्रेशर के साथ ब्लड को ट्रैवल करवाती हैं। तो दीज आर द थ्री मेन डिफरेंसेस जो आपको पढ़ने हैं। मैं लेट मी टेल यू, सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा प्रोसीजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस अक्सर कोई ना कोई जरूर आते हैं, भले वो एमसीक्यू में आए, असर्शन रीजन में आए, 3 मार्कर 2 मार्कर 4 या 5 में आए, लेकिन आते जरूर हैं इस एक पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस से। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा ब्लड आ जाता है। भाई ब्लड में आपको पता ही है प्लाज्मा होता है आपका, विच इज द लिक्विड कंपोनेंट। रेड ब्लड सेल्स होते हैं आपके जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। WBCs होते हैं, ये आपको प्रोटेक्शन इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और प्लेटलेट्स होती हैं, वो क्या करती हैं? आपकी क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड करती हैं। भाई ब्लड की क्लॉटिंग, जब आपको चोट लग जाती है तो खून जम जाता है, कैसे जमता है? वहां पे प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं, तो प्लेटलेट्स की वजह से आपकी ब्लड की क्लॉटिंग होती है, ठीक है जी। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट प्रोसेस, जो कि आपका बस एक लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पे हमारी बॉडी ने जितने भी प्रोसेस परफॉर्म किए हैं उनमें जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट जो जनरेट होता है, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है मेनली यूरिया होता है, यूरिक एसिड भी होता है, और इसके साथ साथ अमोनिया भी थोड़ा बहुत जनरेट होता है, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा यूरिया ही एक्सक्रीट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्मेट में। इसके लिए आपके किडनी वैसे तो मेनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है आपका, लेकिन अपार्ट फ्रॉम किडनी भी हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम एक्सेसरी क्या बोलते हैं? एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। ऑर्गन्स बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो भाई, सबसे पहला किडनी तो होता ही है, उसको हम लोग मेन ऑर्गन मानते हैं। दूसरे होते हैं लंग्स। क्यों? लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होता, तो वो भी तो वेस्ट मटेरियल है, करवा तो वेस्ट मटेरियल का ही एक्सक्रीट रहा है ना, तो इसीलिए लंग्स भी आपका एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में इंक्लूड होता है। स्किन, क्या स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं? ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करवाते हैं? स्वेटिंग करवाते हैं, और ये स्वेटिंग के अंदर भी बहुत ही माइनर अमाउंट ऑफ यूरिया की प्रेजेंस देखी
जाती है तो कहीं ना कहीं ये भी यूरिया का एक्सक्रीशन करवा रहे हैं या किसी भी चीज का एक्सक्रीशन करवा रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें भी एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लिवर। लिवर जो होता है ना, ये डायरेक्टली एक्सक्रीशन नहीं करवाता। जो भी हमारी बॉडी में अमोनिया प्रोड्यूस होता है ना, उसी अमोनिया को लिवर यूरिया में कन्वर्ट करता है और फिर ये यूरिया हमारे किडनी के थ्रू यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है। तो इसीलिए हम लिवर को भी एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आ जाते हैं, हमारे 2 पेयर्स ऑफ किडनीज आ जाती हैं। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ किडनीज आ जाती हैं, जिसमें से 2 पेयर्स ऑफ यूरेटर्स इंक्लूड होते हैं। ये यूरेटर्स किससे कनेक्टेड रहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड रहते हैं और ये यूरिनरी ब्लैडर आपका यहाँ पे यूरेथ्रा से रहता है कनेक्टेड। ठीक है, ठीक है, तो 2 पेयर ऑफ क्या हो जाता है, किडनी हो जाती हैं आपकी। ठीक है, ये आपके यूरेटर हो जाते हैं, ये भी 2 पेयर्स में होते हैं। दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज योर यूरेथ्रा, जहां से आपकी यूरिन मेनली एक्सक्रीट आउट होती है आपकी। एक होती है रीनल वेन, एक होती है रीनल आर्टरी। पीछे वाली, सॉरी, दिस इज ब्लू वाली रीनल वेन एंड दिस इज योर रीनल आर्टरी। ठीक है, तो ये हो जाते हैं 2 पेयर्स ऑफ किडनी, 2 पेयर्स ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा आपका पूरा ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन बनाते हैं। किडनी इज द मेन यूनिट जहां पे आपका मेन क्या था, यूरिन की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये किडनी बनी हुई होती है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये रहा आपका नेफ्रॉन विच फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये नेफ्रॉन से बनी हुई होती है इसीलिए, और यही नेफ्रॉन में आपका पूरा यूरिन का फॉर्मेशन देखा जाता है। तो चलो भैया एक बार बना करके आपको दिखा देते हैं, छोटा सा ही बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेफ्रॉन, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं हम एक बार। ठीक है, तो ये आपका बीच वाला जो पोर्शन होता है दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस, जो कि आपकी होती है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। क्या होती है, ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये यू शेप स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम कहते हैं बोमैन कैप्सूल। इसको क्या कहते हैं, बोमैन कैप्सूल बोलते हैं। ये जो स्नेक जैसा दिखता है इसको हम कहते हैं पीसीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं हेनलेज लूप। ये लास्ट वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं डीसीटी, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये वाला जो पोर्शन होता है दैट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स आपके नेफ्रॉन के होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये सारे पार्ट्स नेफ्रॉन के इसीलिए एक्सप्लेन करे हैं क्योंकि इन्हीं पार्ट से आपको यूरिन फॉर्मेशन समझ में आएगी। तो यूरिन फॉर्मेशन का जो सबसे पहला स्टेप होता है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज योर एफरेंट आर्टीरियोल। यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको तो मैं दूसरे पेन से दिखा देती हूँ, दैट इज एफरेंट। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज नोन एज एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल। यही एफरेंट आर्टीरियोल से आपका क्या होता है, ब्लड एंटर करता है। ठीक है, ब्लड एंटर करता है एफरेंट आर्टीरियोल से। एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू जब ब्लड एंटर करता है तो ब्लड के अंदर यहाँ पे जितना भी यूरिया होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होते हैं, पानी होते हैं, आयंस होते हैं, वो फिल्टर की तरह, छन्नी जो होती है ना, छन्नी की तरह छन करके आपके बोमैन कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग जो ब्लड होता है आपका
जिसमें से पूरा यूरिया, हमने अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, पानी सब कुछ निकाल दिया है, वो आपका इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू वापस से आपके ब्लड सिस्टम में, आपके पूरे सिस्टम में वापस चला जाता है। ठीक है, अब जितना भी आपका इस पूरे पोर्शन को, जहां पे ब्लड आपका यहां से एंटर कर रहा था और आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, आयंस, पानी सब छन करके आपके बोमैन कैप्सूल में आया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब आपका दूसरा स्टेप होता है, दैट इज ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का। हुआ क्या, मैंने आप लोगों को क्या क्या स्टेप्स बोले, मैंने आपको क्या क्या चीजें बोली, मैंने बोला यूरिया फिल्टर हुआ, ग्लूकोज फिल्टर हुआ, अमाइनो एसिड फिल्टर हुआ, वाटर फिल्टर हुआ, सॉल्ट्स हुए फिल्टर, आयंस हुए। अब यूरिया को छोड़ करके जितनी भी चीजें फिल्टर होती हैं ना, वो सब हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती हैं। ग्लूकोज भी जरूरी है, गलती से फिल्टर हुआ था, पानी भी जरूरी है, गलती से फिल्टर हुआ था, आयंस भी जरूरी है, गलती से फिल्टर हुए थे, अमाइनो एसिड भी जरूरी है, गलती से फिल्टर हुए थे। तो ये सारी चीजें वापस से आपका ये जो सेकंड पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, यहाँ पे आपका रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्ब होकर के आप ये ब्लड वेसल्स देख रहे हो, मैंने बनाई नहीं है, इसी ब्लड वेसल्स के अंदर बिल्कुल चिपकी हुई होती हैं, इनसे लगी हुई होती हैं। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जितना भी सामान होता है ना, वो वापस से ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है उनका। ठीक है, अब रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद आपका थर्ड स्टेप होता है, दैट इज द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का, जो आपका क्या करती हैं, आयंस का सिक्रीशन करती हैं। क्यों करती हैं? ताकि हमारी बॉडी में आयंस का सिक्रीशन करती हैं, ताकि हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे। ठीक है, क्या बना रहे? ऑस्मो रेगुलेशन करवाने के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस करवाने के लिए आपका लास्ट प्रोसेस होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का, जिसमें आपकी ये जो लूप ऑफ हेनले मैंने बनाई है, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आयन से सिक्रीट करती है। कैसे? कौन कौन सा? कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, ये सारे आयन से सिक्रीट करती है, और ये सारे आयंस ब्लड के अंदर से सिक्रीट होकर के आपके इसी ट्यूब के अंदर जाते हैं, और ये हमारे आयंस के बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन करती है। अब आपका जितना भी पोर्शन होता है यूरिन का, उसमें सिर्फ यूरिया और थोड़ा बहुत पानी प्रेजेंट होता है, और ये आपका कहाँ जाता है? कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से ये कलेक्ट होकर के कहाँ जाता है? आपके यूरेटर्स में जाता है। यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन, और फिर जब आपको अर्ज होती है मिक्चुरेशन की, मिक्चुरेशन का मतलब जब आपको सूसू करने जाना होता है तो मिक्चुरेशन होती है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू आपकी पूरी यूरिन जो होती है वो आपके बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये पूरा एंटायर प्रोसीजर यूरिन फॉर्मेशन का, नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आपका डबल सर्कुलेशन का टॉपिक है। तो प्लीज मेक श्योर जरूर करना कि आप लोग ये दोनों और तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो, मिस बिल्कुल नहीं करना। और बस लास्ट पोर्शन आ जाता है आपका हीमोडायलिसिस का, जो आपके किस में होता है? किडनी पेशेंट्स में होता है। किस में होता है? किडनी पेशेंट्स में होता है, जिनका क्या हो गया होता है? किडनी फेल हो गई होती है, जिनकी किडनी डैमेज हो गई होती है। तो करते क्या है कि आपका जो पेशेंट होता है उसके कौन से आर्टीरियल साइड से, आर्टरी वाले साइड से ब्लड को निकाला जाता है, और ब्लड को पंप करके कहाँ लेकर के जाया जाता है? डायलाइजर में। डायलाइजर इज अ टाइप ऑफ मशीन जो कि आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। उसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है ना, इसका जो कंसंट्रेशन होता है बिल्कुल सेम होता है आपके ब्लड की तरह। ब्लड के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूरिया की प्रेजेंस होती है, जो पेशेंट का ब्लड होता है, और इस कंसंट्रेशन में यूरिया की प्रेजेंस नहीं होती है, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम ये ब्लड की तरह ही होता है। तो जो भी आपका ब्लड होता है, जब ये डायलाइजर मशीन से होकर के जाता है, डायलाइजिंग फ्लूइड से होकर के जाता है, तो अब क्या होता है? ऑस्मोसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है। ब्लड के अंदर यूरिया प्रेजेंट था, तो ब्लड में से यूरिया निकल करके डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाता है, यहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाता है, और वापस से जो साफ सुथरा ब्लड होता है उसको वापस से, अब भाई पेशेंट के ब्लड में से तो यूरिया निकल गया, हमें तो यूरिया ही निकालना था, तो पेशेंट के ब्लड में से जब पूरा यूरिया निकल जाता है तो उसको वापस से वेन के साइड से, किस साइड से? वीनस साइड से निकाला हमने ब्लड, आर्टीरियल साइड से था, लेकिन हमने वापस किस साइड से डाला? वेनस साइड से डाला, वीनस साइड से, वेन के साइड से हम उसको वापस से उसके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट बैक करा देते हैं। ये पूरे प्रोसीजर को हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। हीमो मतलब ब्लड होता है, डायलिसिस मतलब ब्लड को प्यूरिफाई करना,
टू गेट रिड फ्रॉम यूरिया। और ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनकी किडनी क्या हो गई होती है, डैमेज हो गई होती है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे आपके प्लांट्स के एक्सक्रीशन की। इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं है बट मैं चाहती नहीं हूं मैं ये टॉपिक छोड़ना। तो प्लांट्स ना बहुत ही डिफरेंट तरीकों से एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला वो क्या करते हैं, गैसियस वेस्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है आप लोगों का, ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस अगर हो रही है तो ऑक्सीजन वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर प्लांट्स आपके रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है आपका, क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट निकलता है आपका। उसी तरीके से स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर्स इवेपोरेट होते हैं, ट्रांसपिरेशन होता है, तो वो जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है वो भी तो वेस्ट मटेरियल में ही काउंट होगा। उसके बाद गम्स एंड रेजिन्स, आप लोगों ने हींग सुनी है, हींग एसाफोइटिडा, दैट इज एक्चुअली द प्लांट वेस्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टेम के अंदर ना छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, जो स्टेम होती है ना उनके अंदर छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लेंटिसल्स बोलते हैं। इन्हीं लेंटिसल्स के थ्रू आपके गम्स और रेजिन्स बाहर निकलते हैं। सॉलिड वेस्ट रिमूव करती है, कैसे, प्लांट्स की पत्तियां सड़ जाती हैं, पत्तियों के अंदर ये सॉलिड वेस्ट प्रेजेंट होता है, तो जब पत्ती उसकी गिरती है तो वो सॉलिड वेस्ट भी उसकी बॉडी में से बाहर निकल जाता है। तो इन डिफरेंट तरीकों से आपका प्लांट जो होता है वो वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करता है। तो हियर वी एंडेड आवर सेशन। तो बस आप लोगों के लिए एक छोटे सा इंफॉर्मेशन है कि आप सब लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स दोनों के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाकर के रैंक प्लस का ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये टेस्ट सीरीज में हर एक सब्जेक्ट के, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, साइंस हो, सबके लिए 5 मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के आपको 500 प्लस क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और क्या चाहिए, तो मेक श्योर जरूर करना कि आप उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कर रहे हो। और जाते जाते टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं जब भी लाइव आती हूं तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट जरूर देती हूं। आपसे वो अपडेट मिस आउट ना हो जाए, आपसे अमेजिंग से सेशन मिस आउट ना हो जाए, इसीलिए बोल रही हूं कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जाते जाते मैम के सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप सबको पता है सबका भला जरूर होना चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।